नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जासूस अमन फाइल्स में फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जासूस अमन और उसके सहयोगी पिद्दू सिंह का एक नया केस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा नया केस। अब हम कहानी का भाग 3 जो कि इस कहानी का आखिरी भाग है उसे शुरू करते हैं। हरकुली ने धीरे धीरे कांपते हाथों से हवा में हाँ का इशारा किया। हाँ, उसने उस रात चंपा के घर के दरवाजे पर मुखिया की छाया देखी थी। अमन सीधा उसकी आंखों में देखता है। तुमने सच बोल दिया हरकुली, अब डर खत्म हो गया। हरकुली रो पड़ा, लेकिन अमन की आंखों का तेवर अब बदल चुका था। अब वह गांव के मुखिया पर चढ़ने वाला था। अमन बोला, चंपा, उस रात तुम क्यों डर गई थी? चंपा रोते हुए बोली, क्योंकि किसी ने दरवाजा खटखटाया था। अमन बोला, और दरवाजा क्या 1237 पर ही खटखटाया गया? चंपा चुप थी। अमन ने उसकी आंखों में सीधा देखा। इसका मतलब हाँ, और साथ ही साथ मुझे यह भी पता है कि वो 1237 पर ही क्यों खटखटाया गया। क्योंकि मुखिया हरनाम सिंह उसी गांव में गश्त करते हैं। मैं हैरान था। गश्त? पर वह किस बात की गश्त करता है? अमन बोला, पिद्दू, या फिर हम इसे गश्त नहीं जांच कह दें। जांच? किस चीज की? अमन ने जवाब दिया, उन लड़कियों की जिन्हें वह अपने घर पर काम में बुलाता है। मैं एकदम सकपका गया था। अमन ने तुरंत कहा, हरिराम, तुमने यह बात छुपाई थी क्योंकि तुम में हिम्मत नहीं थी। हरिराम रो पड़ा, साहब, मुखिया बहुत बड़ा आदमी है। अमन बोला, बड़ा आदमी नहीं, बड़ा झूठा है। शुक्ला ने गुस्से में अपने दांत पीसे। अमन, यह आदमी गांव का मुखिया है, इस पर उंगली उठाना आसान नहीं होगा। अमन बोला, तो मैं उंगली उठाऊंगा भी नहीं त्यागी, मैं उसकी चाल पकड़ूंगा। अमन ने दीवार पर बना खरोंच का उस कोण को फिर से देखा जहां हरकुली ने घड़ी की दिशा बनाई थी। उसका चेहरा विज्ञान और तर्क से भर गया। 1237, आखिर इसी समय क्यों? मैं बोला, हो सकता है ये एक संयोग मात्र हो। अमन मुस्कुराया, संयोग उन लोगों के लिए होता है जो सोचते नहीं। हत्या में संयोग नहीं, पैटर्न होता है। उसने धीरे धीरे अपनी उंगली से खिड़की के कांच पर 1237 का कोड दोबारा से खींचा और फिर बोला, इस कोण पर गांव के केवल दो रास्ते दिखते हैं, एक मुखिया का घर और दूसरा चंपा का पुराना घर। शुक्ला हैरान, मैं भी चौंक गया। मतलब हत्यारा इन दोनों के बीच में घूमता रहा? अमन बोला, हाँ पिद्दू, और यह घूमना सिर्फ मुखिया की आदत थी। अमन ने कहा, लक्ष्मण मरने से पहले कौन से खेत में था? त्यागी ने जवाब दिया, मुखिया के बिल्कुल बाजू वाले खेत में। अमन बोला, और तेजू अपने घर से निकलकर कहाँ जा रहा था? हरिराम बोला, मुखिया के घर की तरफ। अमन ने दोनों हाथ धीरे धीरे जोड़े। दो मौतें, दो रास्ते जो उसी आदमी की तरफ जाते हैं। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। अमन हरकुली के पास गया, एकदम पास, उसकी आंखों के भीतर झांकता हुआ, और बोला, हरकुली, मैं तुमसे एक ही सवाल पूछूंगा। उस रात तुमने किसे रोका था? हरकुली ने अपने होंठ काट लिए। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें फैल गईं और वह एकदम हड़बड़ा गया। अमन चिल्लाया,
किसके पैरों की आवाज़ तुमने सुनकर दरवाजे पर दौड़ लगाई? हरकुली ने अपनी उँगली धीरे-धीरे, बार-बार, पूरी ताकत से मुखिया हरनाम सिंह की दिशा में उठाई। कमरा बिल्कुल शांत था। अमन ने कहा, 12:37 वह समय है जब चंपा के कमरे में पहली बार मुखिया की परछाई पड़ी थी। चंपा की आंखों में आंसू आ गए और उसी रात हरकुली दौड़ कर आया था दरवाजा तोड़ने के लिए। हरकुली रो पड़ा। वह विशाल आदमी बच्चे की तरह कांप रहा था। लेकिन मुखिया चंपा को छोड़कर भाग गया था। अमन की आवाज अब तलवार की तरह थी और तब से हरकुली उसे 1 मिनट को ढूंढ रहा है। 12:37। मेरे पैर कांप रहे थे क्योंकि यह सच बहुत बड़ा था। हरकुली कांप रहा था। उसकी सांसें भारी थी पर उसका इशारा स्थिर, सीधा मुखिया हरनाम सिंह की तरफ। अमन की आंखें बर्फ जैसा सन्नाटा था। त्यागी ने धीरे से कहा, अमन, यह बहुत बड़ा इल्जाम है। अमन बर्फीली आवाज में बोला, यह इल्जाम नहीं, यह दिशा है जिस ओर सच खड़ा है। पूरा कमरा जैसे सांस रोक चुका था। अमन दरवाजे के पास गया, अंधेरे में झांका। सन्नाटा। लेकिन उस सन्नाटे में भी अमन को हलचल सूंघने की क्षमता थी। मैंने पूछा, क्या बाहर कोई है? अमन बोला, उसने सब सुना है और अब वह भागेगा। लेकिन भागना सच बोल देने का सबूत होता है। त्यागी हैरान था। अमन, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? अमन बोला, मैं कहना चाहता हूँ कि असली हत्यारा यहीं आसपास है और इतना पास है कि वह अब हमारी सारी बातें सुन चुका है। यह सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अमन बोला, हरकुली, उस रात मुखिया किस दिशा में भागा था? हरकुली ने बहुत धीरे से कांपते हुए हवा में उंगली घुमाई। उसकी उंगली गन्ने के खेतों की ओर थी। अमन का चेहरा चमक रहा था। यही तो चाहता था वो। मैं बोला, क्यों? अमन बोला, क्योंकि बीती रात लक्ष्मण भी इसी दिशा में भागा था। त्यागी बोला, और तेजू? अमन बोला, वह भी उसी दिशा में भागते हुए मिला। मरने से पहले मेरी सांसें एक पल के लिए रुक गई थी। हाँ, उसने मिट्टी को सूंघा। अमन बोला, गंध वही है जिससे मुझे डर था। त्यागी बोला, कौन सी गंध? अमन ने जवाब दिया, गन्ने की खेत की, कच्ची मिट्टी और गाय के चारे की गंध। मैं बोला, पर इसमें डरने वाली क्या बात है? अमन हल्का सा हंसा। डर यह है पिद्दू कि यह मिट्टी मुखिया के पैरों पर अभी भी लगी होगी। त्यागी हैरान था। मतलब वह अभी यहाँ है? अमन बोला, हाँ त्यागी, यहाँ पास ही है, सुन रहा है, सोच रहा है और भागने की तैयारी कर रहा है। अमन ने त्यागी से कहा, सभी लैंप बंद कर दो। त्यागी थोड़ा हैरान था और फिर पूछा, क्या हम अंधेरे में काम करेंगे? अमन ने जवाब दिया, अगर हम रोशनी में काम करेंगे तो वह हमें देखेगा, लेकिन अंधेरे में हम उसे देखेंगे और सुन भी पाएंगे। थोड़ी देर बाद पूरा कमरा गहरा और भारी अंधेरे से घिर गया। अब सिर्फ हमारी सांसें और बाहर की हल्की हल्की सरसराहट सुनाई पड़ रही थी। चंपा कांप रही थी। साहब, नहीं, मैं नहीं। अमन बोला, चंपा, डर वहीं होता है जहां तुम अकेली हो, और यहाँ पर तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैंने चंपा को बैठाया। वह रोती हुई खिड़की के पास बैठ गई और तभी एक बेहद हल्की आवाज आई, जैसे कोई सूखी लकड़ी पर चल रहा था।
अमन ने मेरे हाथ पर हाथ रखा, संकेत कि एक भी आवाज मत करना। उस चाल में डर नहीं था, जल्दबाजी नहीं थी, दर्द नहीं था और कोई लंगड़ाहट भी नहीं थी, बल्कि समझदारी, चालाकी और भारी जूते की ठक ठक। अमन की आंखें चमक उठी। अब मैं उसे पहचान गया। मैंने पूछा, कैसे? अमन बोला, यह चाल एक ऐसे आदमी की होती है जो अधिकार से चलता है। मैंने गहरी सांस ली। यानी मुखिया? अमन ने सिर हिलाया। हाँ पिद्दू, हत्यारा यही घर, यही अंधेरा और यही समय दोबारा दोहरा रहा है। अमन जोर से बोला, मुखिया जी, अगर आप सामने नहीं हैं तो मैं अभी हरकुली को गिरफ्तार कर लूंगा। यह वाक्य जैसे बिजली की तरह खेतों में गिरा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और फिर कोई भाग रहा था। अमन मुस्कुराया। देखो, आ गया। दरवाजे की बाहर भारी जूतों की आवाज तेज हो गई। त्यागी चिल्लाया, अमन, मुखिया भाग रहा है। अमन बोला, नहीं त्यागी जी, वह भाग नहीं रहा है, वह मोड़ बदल रहा है। मैं हैरान। मोड़ मतलब? अमन बोला, हाँ पिद्दू, मुखिया ऐसे नहीं दौड़ता जैसे पकड़ा गया अपराधी। वह ऐसे दौड़ता है जैसे उसने पहले से रास्ता तैयार रखा हो। त्यागी हक्का बक्का, यानी यह सब पहले से ही? अमन बोला, हाँ, उसने यह खेत भागने के लिए नहीं, छुपने के लिए बनाया है। अमन ने इशारा किया, पिद्दू मेरे पीछे आओ। त्यागी, हरकुली और चंपा की रक्षा करो तुम। हम खेतों की ओर दौड़े। अंधेरा गहरा था, मिट्टी नम और गन्ने की पत्तियां सांस की तरह हिल रही थी। मैं बोला, अमन वह बहुत आगे निकल गया। अमन हंसा, धीमे पर गहरे रूप से। पिद्दू, भागता वही है जो डरता है, और मुखिया डरा नहीं, चालाक है। वह यही कहीं है। अमन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। रुको। हम रुक गए। उसने आंखें बंद की। एक चुप्पी, बहुत ही गहरी चुप्पी हो गई थी। फिर उसने कहा, पिद्दू, खेतों की आवाज एक जैसी नहीं होती। मैंने कहा, क्या मतलब? अमन बोला, जब कोई चलता है तो गन्ने की पत्तियां दो तरह से हिलती हैं, दूरी वाली और नजदीक वाली। मैं कुछ समझा नहीं। अमन बोला, दूरी वाली आवाज अब भी आ रही है, मतलब मुखिया दूर नहीं, उल्टे चक्कर में है। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। अमन ने हाथ उठाया और कहा, नीचे बैठो। मैं और अमन मिट्टी में बैठ गए। चारों तरफ गन्नों की दीवार। यह जगह किसी भी आदमी को भटका सकती थी। लेकिन अमन बोला, सुनो, चाल पहचानो। मैंने ध्यान से सुना। ठक ठक ठक, सर सर। मैं बोला, ये क्या है? अमन बोला, यह भागने की चाल नहीं, यह घात की चाल है। मेरी रीढ़ की हड्डी ठंडी पड़ गई। मतलब वह हमें ही? अमन बोला, हाँ, वह हमें ही घेर रहा। फिर उसने कहा, पिद्दू, मुखिया भागा नहीं था, वह उसी खेत में रहा जहां हम आए हैं। मैंने कांप कर कहा, तो क्या वो हमें देख सकता है? अमन बोला, हाँ, और वह इंतजार कर रहा है कि हम कब गलती करें। मैंने थूक निगल लिया। तो हम अब क्या करेंगे? अमन बोला, हम गलती करेंगे। मैं चौंक गया। क्या? अमन मुस्कुराया। कभी कभी हत्यारों को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे विश्वास दिला देना कि वो जीत गया है। और फिर उसने बोला, पिद्दू दिख रहा है? मैंने देखा। खेत के किनारे एक छाया झुक कर बैठी थी, बहुत धीमी, बहुत सतर्क। मैंने धीरे से कहा, अमन, वह? अमन बोला,
हाँ, वह हम दोनों को देख रहा है। तो हम क्या करें? मैंने पूछा। अमन ने कहा, हम उसे यही दिखाएंगे कि हम डर से थक चुके हैं। मैं थोड़ा सा हैरान हुआ। क्या? अमन बोला, तू जोर से बोल। कुछ नहीं मिला और चलो वापस चलते हैं। उसे लगेगा हम वापस जा रहे हैं और तभी वह गलती करेगा। मैंने जोर से बोला, अमन, कुछ नहीं दिख रहा है, चलो वापस चलते हैं। फिर कुछ देर के लिए एक लंबी चुप्पी हुई। अमन मुस्कुराया। अब वह हमारे पीछे पीछे आएगा पिद्दू। अब थोड़ी देर बाद हमें एक एकदम अलग चाल सुनाई पड़ी। अमन धीरे से बोला, यह चाल डरी हुई नहीं है, यह निर्णय लेने वाली चाल है। मैंने पूछा, क्या मतलब? अमन बोला, मतलब मुखिया ने फैसला कर लिया है कि अब या तो वह बचेगा या हम मरेंगे। मेरे दिल की धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। अमन ने अंधेरे में गहरी आवाज में कहा, हरनाम सिंह, तुम भाग नहीं रहे, तुम घूम रहे हो। गन्नों में हलचल रुक गई। अमन बोला, क्योंकि तुम जानते हो कि यहाँ से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वह रास्ता मेरे पैरों के पास से गुजरता है। पूरा खेत सन्नाटे से भरा हुआ था। मैंने कांपते हुए पूछा, अमन, अब हम क्या करेंगे? अमन बोला, अब मुखिया बाहर आएगा। और थोड़ी देर बाद एक भारी साया गन्नों से बाहर निकला। उसका चेहरा अंधेरे में था, लेकिन चाल वही चाल जो हरकुली ने 12:37 पर सुनी थी। अमन ने कमर सीधी की। अच्छा किया मुखिया, तुम आ ही गए, वह बोला। गन्नों से एक भारी, चौड़ा पर पूरी तरह नियंत्रित साया बाहर निकला। मुखिया हरनाम सिंह। उसकी चाल ना ही तेज, ना घबराई हुई और ना ही थकी थी, बल्कि जैसे एक राजा की चाल जो अपने इलाके में खड़ा हो। अमन ने मेरी बाह पर हाथ रखा, जैसे कह रहा हो, शांत रहो, अब मैं बोलूंगा। मुखिया की भारी आवाज फूटती है, जासूस बाबू, यह रात काहे तूने खराब कर रखी? अमन ने एक शब्द भी नहीं कहा, केवल उसकी चाल पर ध्यान दिया। मुखिया ने सोचा कि अमन शायद डर गया है या शायद गहरी सोच में डूबा है। पर अमन के दिमाग में एक ही गणित थी, जूते, मिट्टी, गन्ने की दिशा और 12:37। मैंने धीरे से पूछा, अमन, क्या देख रहे? अमन बोला, पैर। मैंने कहा, पैर? अमन बोला, हाँ पिद्दू, इंसान झूठ बोलता है मुंह से, पर उसके पैर सच बोलते हैं। मुखिया थोड़ा सा हिल गया। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी बेचैनी की झलक आई। अमन बोला, मुखिया जी, जब इंसान सच बोलता है तो उसके कदम धीमे हो जाते हैं। मुखिया मुस्कुराया, एक झूठी मुस्कान। अरे तुम पुलिस वाले सब किताबें ज्यादा पढ़ लेते हो। अमन ने उसका वाक्य काटा। और जब इंसान अपना राज छुपा रहा हो तो उसके कदम बराबर नहीं पड़ते। मुखिया की गर्दन हल्की सी टेढ़ी हो गई। शिकारी पकड़ा गया था। अमन बोला, हमें बताओ, आज की रात तुम खेतों में क्यों थे? मुखिया ने जवाब में खामोशी दी, पर उसकी छाती 2 बार ऊपर नीचे हुई। अमन मुस्कुराया, बोलना जरूरी नहीं होता मुखिया जी, सांसें भी जवाब दे देती हैं। मुखिया ने जबरदस्ती सांसें रोकने की कोशिश करी। अमन बोला, डर में सांस तेज, गुस्से में भारी और झूठ में रुकी हुई। मैंने देखा, मुखिया अचानक धीमे धीमे सांस लेने लगा। वह पकड़ में आ चुका था। अमन बोला, तुम भागे क्यों? ये मैं नहीं पूछूंगा। मुखिया ने हल्की सी राहत की सांस ली। अमन फिर बोला, मैं पूछूंगा, तुम रुके किस लिए?
मुखिया चौंक गया। रुका? मैं कहाँ रुका? अमन की आंखें चमक उठी थी। तुम्हारे जूतों की मिट्टी कह रही है। तुम खेत से 2 बार गुजरे, पहली बार भागते हुए और दूसरी बार छुपते हुए। मुखिया बिल्कुल स्तब्ध था। अमन बोला, मुखिया जी, आपकी चाल 3 हिस्सों में बटी है। वह मिट्टी पर हाथ फिराता है। धीमी दूर की चाल, तेज भागने की चाल और छुपने की चाल। अमन बोला, आप भागे भी और वापस भी आए। मैं हैरान था। मुखिया की गर्दन में हलचल हो रही थी। अमन बोला, और जो आदमी भाग कर वापस आए वह किसी को मारने नहीं, कुछ उठाने आता है। मुखिया के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अमन बोला, मुखिया जी, जब आप गन्नों के बीच छुपे थे तब आप हमें देख रहे थे। मुखिया हिल गया। कौन? मैं किसी को नहीं देख रहा था। अमन बोला, आप, क्योंकि जो आदमी भागता है वो पीछे नहीं देखता, जो छुपता है वह सामने देखता है। मैंने कांप कर कहा, मतलब वह पूरी देर हमें देख रहा था? अमन बोला, हाँ पिद्दू, उसका डर उसे भागने नहीं देता और उसका अहंकार उसे रुकने नहीं देता। मुखिया का चेहरा अंधेरे में पसीने से भीग गया था। अमन बोला, मुखिया, तुम 12:37 पर कहाँ थे? मुखिया हिला। मैं वो मैं अमन ने उसकी बात काटी। झूठ बोलोगे तो चाल बिगड़ जाएगी, सच बोलोगी तो सांस। मुखिया के सांसें एकदम बेकाबू हो गईं। अमन गहरी आवाज में बोला, 12:37 पर तुम चंपा के घर थे। मुखिया थरथराने लगा। अमन बोला, हरकुली ने तुम्हें देखा, मेहरा को फंसाने की कोशिश तुमने की, तेजू और लक्ष्मण तुम्हारा राज जान गए। मुखिया कांपते हुए बोला, जासूस, तुम झूठ बोल रहे हो। अमन झुककर उसके कान में धीरे से बोला, तो फिर क्यों भागे थे? और उसी पल मुखिया की चाल टूट गई। उसका शरीर ढह गया, मानो सारा झूठ एक ही बार में नंगा हो गया हो। मुखिया ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसके दोनों हाथ मिट्टी में दबे थे। वह बोला, जासूस, तू बड़ी बड़ी बातें करता है, पर सबूत कहाँ है? अमन ने सिर झुकाया, जैसे उसकी बात पर विचार कर रहा हो। फिर बोला, सबूत? मुखिया जी, सच का एक ही सबूत होता है, वह खुद। मुखिया हंसने की कोशिश करता है। सच? इस अंधेरे में तू सच देखेगा? अमन ने धीरे से कहा, मैं सच देखता नहीं हूँ, मैं सच सुनता हूँ। अमन मिट्टी पर बैठ गया। उसने अपनी उंगलियां मिट्टी में गाड़ दी और बोला, 3 आवाजें जिनसे हत्या का पूरा नक्शा बनता है। पहली आवाज, धीमी भारी चाल मुखिया की, गन्ने की पत्तियां भागने की दिशा छुपाना दूसरी आवाज, और लोहे का फावड़ा हरकुली का पुराना डर तीसरी आवाज। अमन बोला, इन तीनों आवाजों का मतलब सिर्फ तुम समझते थे, क्योंकि इन तीनों को तुमने ही बनाया था। मुखिए के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अमन बोला, सबसे पहले तुमने मेहरा को चुना, क्योंकि वह समय को समझ नहीं पाता। मुखिया चिल्लाकर बोला, बकवास। अमन ने हाथ उठाया। मेहरा समय नहीं समझता, इसीलिए वह किसी भी अपराध में समय का अलिबाई नहीं बन सकता, और इस कमजोरी का फायदा तुमने उठाया। मैंने कांप कर कहा, तो मेहरा पूरा समय बेगुनाह था? अमन बोला, हाँ पिद्दू, वह सिर्फ समय का कैदी था, मुखिया का नहीं। अमन बोला, तेजू ने मुखिया को 12:37 पर चंपा के घर जाते देखा। मुखिया की आंखें फटी रह गईं। और लक्ष्मण, उसने मुखिया को खेतों में काम करते देख लिया था, जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं था। त्यागी बोला, कौन सा काम? अमन बोला, लाशें दबाना।
मेरे मेरे पैरों की तो जैसे जान ही निकल गई। मुखिया थरथरा रहा था। अमन बोला, हरकुली ने उस रात दरवाजे के बाहर किसे देखा? मुखिया चिल्लाया, मेहरा। अमन मुस्कुराया, गलत। उसने चाल देखी थी, और वह चाल ओढ़ी हुई चाल थी। फिर अमन बोला, उस रात तुमने मेहरा जैसे चलने की कोशिश की, धीमे, संभल कर, ध्यान से। मैं हैरान था, ताकि हरकुली समझे कि मेहरा आया है। अमन बोला, हाँ। मुखिया की गर्दन झुक गई। अमन बोला, 12:37 कोई समय नहीं, निशान है। किस चीज का निशान? मैंने पूछा। अमन बोला, उस पल का जब चंपा पहली बार चीखी थी। चंपा की आंखों से आंसू बह निकले। अमन बोला, मुखिया हर रात उसी समय उस सड़क से गुजरता था, क्योंकि वह जानता था कि उस समय गांव सो जाता है। त्यागी ने मुट्ठियां भींच ली। अमन बोला, मुखिया, जो इंसान डरता है वह भागता है, और तुम? अमन ने उसकी आंखों में देखा और बोला, भागे नहीं थे, तुम जानबूझकर हमारे इर्द गिर्द घूम रहे थे। मुखिया बोला, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? अमन ने बोला, क्योंकि तुम्हें डर था कि हरकुली किसी भी समय तुम्हारा सच बोल देगा। मुखिया का चेहरा भट्टी की तरह लाल हो गया था। अमन बोला, हरकुली, उस रात तुमने किसके हाथ में फावड़ा देखा था? हरकुली कांपते हुए अपनी उंगली उठाता है, धीरे धीरे, बिना किसी गलती के, मुखिया की तरफ। और मुखिया इस बार, पहली बार, पूरी तरह टूट गया। वह बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें भारी थी, और आवाज कमजोर। जासूस। मैं मैं अमन ने शांत आवाज में कहा, आखिरकार सच बोलो मुखिया। मुखिया रो पड़ा। उसकी आवाज टूटी हुई थी, और उसने कहा, मैं ही था। कन्नों में हवा रुक गई थी। मुखिया मिट्टी में घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें लाल, सांसें भारी, और आखिरकार उसने स्वीकार कर ही लिया, मैं ही था। पर अमन के चेहरे पर संतोष नहीं था। मैंने पूछा, अमन क्या हुआ? सच्चाई मिल गई ना? अमन धीमे से बोला, सच मिला है, लेकिन पूरा नहीं। मुखिया कांप गया। पूरा? और कितना पूरा चाहिए? अमन बोला, जब तक 12:37 का मूल कारण मुझे नहीं मिल जाएगा, मैं यकीन नहीं करूंगा। कमरा ठंडा हो गया। हम सब हैरान थे। जब अमन ने मिट्टी उठाई और जमीन पर वृत्त बनाया, वह बोला, इस वृत्त में घड़ी का समय नहीं, एक घटना छिपी है। त्यागी बोला, घटना? अमन ने 12:37 पर चाकू से मिट्टी में निशान बनाया। वह समय है जब इस गांव की हवा पहली बार टूटी थी। मैं कांप गया। कौन सी हवा टूटी थी अमन? अमन चुप था, बहुत गहरी तरह से चुप। अमन बोला, चंपा, उस पहली रात तुम कितनी उम्र की थी? चंपा ने धीमे से कहा, साहब, मैं 12 साल की। मेरी रीढ़ में ठंडक सी उतर गई। मुखिया ने तुरंत चिल्लाया, झूठ, झूठ बोल रही है ये। अमन चिल्लाया, चुप। मुखिया सहम गया। अमन बोला, तुम 12 की थी, और मुखिया उस रात 12:37 पर तुम्हारे दरवाजे पर था। चंपा सिसक पड़ी। अमन बोला, 12:37 पहली बार चंपा के चीखने का समय था। हरकुली ने आंखें बंद कर ली, जैसे वह आवाज आज भी उसके कान में बजती हो। त्यागी धीरे से बोला, मतलब? मुखिया। अमन बोला, हाँ शुक्ला, वह चंपा के घर जबरदस्ती घुसा था। चंपा की सिसकी रात में घुल गई। मैंने धीरे से कहा, तो यह हत्या प्रतिशोध थी? अमन ने सिर हिलाया, नहीं पिद्दू,
यह हत्या सच को दफनाने के लिए थी। अमन बोला, तेजू ने चंपा की माँ से एक बात सुनी थी कि मुखिया रात को किसी लड़की के घर जाता है। तेजू उसी बात को मुखिया के सामने दोहराने वाला था। मुखिया रो पड़ा। मैंने मैंने कुछ नहीं। अमन गरजा, तुमने ही तेजू को मारा है। अमन बोला, उस रात लक्ष्मण खेत में तुमको देख चुका था। मुखिया कांपते हुए बोला, क्या क्या देख लिया था? अमन बोला, वह देख बैठा कि तुम चंपा के डर का फायदा उठाकर उसे पूरे गांव से दूर करना चाहते हो। हरकुली की आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि वह जानता था लक्ष्मण कितना मासूम था। अमन ने अपनी उंगली से मिट्टी की घड़ी को मिटा दिया, फिर बोला, 12:37 समय नहीं, एक काम का संकेत था। मैं चौंक गया। काम? अमन बोला, मुखिया हर रात उसी समय उठता था, उस लड़की के घर जाने के लिए जिस पर उसका दबदबा था। चंपा टूट गई। वह मिट्टी पर गिर पड़ी। हरकुली पीछे हट गया, जैसे वह अपनी सारी ताकत खो चुका हो। त्यागी की आंखों में पहली बार खून उतर आया। अमन सीधा मुखिया के चेहरे के सामने गया और धीरे से कहा, तुमने तेजू को इसलिए मारा क्योंकि उसने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया था। तुमने लक्ष्मण को इसलिए मारा क्योंकि उसने तुम्हारा डर पढ़ लिया था। और तुमने मेहरा को इसलिए फंसाया क्योंकि वह समय का गुलाम था। मुखिया रो पड़ा। जासूस। मैं रुक नहीं पाया। मुझसे। अमन ने उसे रोक दिया। और चंपा, उसने सिर्फ खामोशी से जीना सीखा, तुम्हारे डर में रहकर। मुखिया का सिर झुक गया था। अमन बोला, 12:37 पहली चीख का समय था और आज अंतिम सजा का। मुखिया मिट्टी पर गिर पड़ा, पूरी तरह टूटा हुआ, आहें भरता हुआ, हाला चुका हुआ। गांव की हवा 25 साल बाद शांत लग रही थी। मुखिया मिट्टी पर गिरा था, थका हुआ, टूटा हुआ। उसका राज खुल चुका था, उसका भय मर चुका था और उसकी शक्ति अब सिर्फ एक भ्रम थी। शुक्ला ने धीरे से बोला, अमन, अब इसे हथकड़ी लगा दे। अमन ने कहा, नहीं। नहीं शुक्ला, इस आदमी से हथकड़ी नहीं, इसकी चाल इसे पकड़ चुकी है। मुखिया उठने की कोशिश करता रहा, पर उसका शरीर अब उसके झूठ के बोझ से ज्यादा भारी था। शुक्ला ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन अमन ने उसे एक पल के लिए शांत नजर से देखा। मैंने पूछा, अमन, तुम इसकी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? अमन बोला, क्योंकि हर गुनहगार बुरा जन्म नहीं लेता, कभी कभी वह अपनी आदतों का कैदी बन जाता है। हरकुली पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। एक विशाल शरीर, लेकिन भीतर एक डरा हुआ बच्चा। उसने अमन के पैर छुए। अमन ने उसे तुरंत हट उठाया। हरकुली, तुम हत्यारे नहीं हो, तुम तो इस कहानी का सबसे बड़ा गवाह हो। हरकुली ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। उसके हाथों में कंपन था, मानो वह बोलना चाहता हो पर बोल ना सके। अमन ने उसकी हथेली थपथपाई। सच बोलने के लिए शब्द जरूरी नहीं होते, साहस होता है। चंपा खिड़की के पास चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में अब भी डर था, लेकिन उस डर की जगह अब एक राहत की रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। अमन उसके पास गया। चंपा, आज तुम सिर्फ गवाह नहीं, पर तुम आजादी भी हो। चंपा रो पड़ी। साहब, क्या मेरा डर अब भी रहेगा? अमन बोला, नहीं, अब तुम्हारी रात 12:37 पर नहीं रुकेगी। उस पंक्ति ने पूरे कमरे को भारी और हल्का कर दिया।
मेहरा का शुक्ला ने बुलाया। वह काँप रहा था। उसकी आँखें 12 के अंक पर अटकी थीं, जैसे उसके मन की घड़ी कभी आगे बढ़ी ही ना हो। अमन उसके पास आया, उसकी कलाई पकड़ी। मेहरा, देखो मेरी आंखों में। मेहरा ने धीरे धीरे देखा। अमन बोला, समय तुम्हें धोखा नहीं देता, लोग देते हैं। मेहरा की आंखें नम हो गईं। तो क्या मैं बुरा आदमी नहीं? अमन मुस्कुराया। जो समय नहीं समझता, वह हत्या की योजना भी नहीं बना सकता। तुम निर्दोष हो। मेहरा मिट्टी पर बैठ गया और रोने लगा। हरिराम ने पहली बार गहरी सांस ली। साहब, मैंने चुप्पी रखी थी, डर के कारण। अमन बोला, हरिराम, तुम गलत नहीं थे, तुम बस अकेले थे। हरिराम ने सिर उठाकर कहा, आज मैं सच बोलने से नहीं डरूंगा। अमन ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं खड़ा था अमन के पास और मैंने पूछा, अमन, तो पूरी कहानी का असली सार क्या है? अमन ने आखिरी बार खिड़की के बाहर अंधेरे में देखा और बोला, यह हत्या नहीं थी पिद्दू, यह डर के खिलाफ एक गांव का युद्ध था। और घड़ी इसलिए रुकी थी क्योंकि डर वहीं रुका था। मैं कांप गया। यह इतना सरल, सटीक और इतना गहरा उत्तर था कि पूरा केस एक पंक्ति में समझ आ गया। अमन की वह लाइन जो इस केस को अमर बना देती है। हम सब चलने लगे। घर की टूटी खिड़की के पास अमन रुका। उसने 1237 वाली आड़ी खरोच को छुआ जो हरकुली ने बनाई थी और बोला, समय कभी नहीं रुकता पिद्दू, रुकता है सिर्फ उसका याद। आज एक याद खत्म हुई। मैंने धीरे से कहा, और गांव? अमन बोला, गांव अब 1237 पर नहीं जिएगा। और हम गांव की शांत सड़क पर धीमे धीमे चलते हुए लखनपुर की ओर निकल पड़े। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल पर हर रात एक नई कहानी आ जाती है, उसे भी सुनें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।